परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए बोर्डमॉस नियम। बोर्डमॉस सामान्यतया विभिन्न स्टेप्स का एक संक्षिप्त रूप होता है। पहले हम लें बी फॉर हो जाएगा ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट को ब्रैकेट का अर्थ कोष्ठक, अर्थात सबसे पहले हमें कोष्ठक को हल करना पड़ता है। जैसा कि आगे ओ अर्थात ऑफ, जिसका अर्थ होता है का। परिमेय संख्याओं के मध्य में अगर का या की जैसे कुछ वर्ड प्रयोग में लाए जाते हैं तो हमें उनकी जगह गुणा करना पड़ता है। परिमेय संख्याओं में अगर का या फिर की या फिर के जैसे अगर शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन शब्दों को हटाकर हमें गुणा करना होता है। उसके बाद में डिवाइड, डी फॉर डिवाइड। डिवाइड में हम भाग करते हैं, डिवाइड में भाग करते हैं। डिवाइड के बाद में एन फॉर मल्टीपल, और मल्टीपल हो गया गुणन। मल्टीपल के बाद में ए फॉर एडिशन, एडिशन योगफल, और अंतिम एस सब्सट्रैक्शन। इसे हम करेंगे व्यवकलन या फिर घटाना। जब परिमेय संख्याओं में सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं, कोष्ठक हल करने के लिए चिन्ह बदलने के नियम। कोष्ठक हल करते समय चिन्ह बदलने के नियम। चिन्ह के लिए करना है, यदि कोष्ठक के बाहर प्लस है और कोष्ठक के अंदर भी प्लस है, अगर आपके पास में दोनों चिन्ह धनात्मक है तो कोष्ठक हल होने के पश्चात भी धनात्मक ही रहेगा। प्लस प्लस किस में बदल गए? प्लस में। यदि कोष्ठक के बाहर प्लस और कोष्ठक के अंदर माइनस है तो अंदर का चिन्ह कोष्ठक हल होने के पश्चात ऋणात्मक हो जाएगा, यानी दोनों चिन्ह हल होने पर ऋणात्मक होंगे। यदि कोष्ठक के बाहर माइनस और कोष्ठक के अंदर प्लस है तो कोष्ठक हल करने पर वो दोनों चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह में बदल जाते हैं। यदि कोष्ठक के बाहर भी माइनस और कोष्ठक के अंदर भी माइनस, दोनों चिन्ह जब कोष्ठक हल होते हैं तो धनात्मक चिन्ह में बदल जाते हैं। हमने निकाला कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं, प्लस प्लस तो वो प्लस में बदल रहा है, माइनस माइनस तब भी वो माइनस में बदल रहा है। अगर एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस प्राप्त हो रहे हैं। एक चिन्ह माइनस का है और एक प्लस का प्राप्त है तब भी हमें कोष्ठक हल करने पर ऋणात्मक ही प्राप्त हो रहा है। इससे स्पष्ट हो रहे हैं, अगर कोष्ठक के अंदर और बाहर एक जैसे चिन्ह है तो धनात्मक होता है, अगर कोष्ठक के अंदर और बाहर अलग अलग चिन्ह है तो कैसा हो जाएगा? वो ऋणात्मक। यदि कोष्ठक के अंदर और बाहर अलग अलग चिन्ह है तो वे ऋणात्मक में बदल जाते हैं। कोष्ठक के अंदर और बाहर एक जैसे चिन्ह हैं, यानी या तो धनात्मक होने चाहिए या फिर दोनों ही ऋणात्मक होने चाहिए, तो ये कोष्ठक हल करते समय धनात्मक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम कोष्ठक को हल कर चुके हैं तो कोष्ठक हल करने के पश्चात अगर
विभाजन वाले गुणधर्म को पहले उपयोग में लेंगे। जब विभाजन हमारा पूर्ण हो जाएगा और उस स्टेप में कोई विभाजन नहीं होगा, उस प्रश्न में कोई विभाजन नहीं बचेगा, तो उस स्थिति में हमें आगे बढ़कर और मल्टीपल वाले को चुनना है। मल्टीपल अर्थात गुणन, हमें उसको चुनना है जिसके साथ वो गुणा हो रहा हो। गुणा वालों को हल कर लेंगे। गुणा वाले हल होने के पश्चात हमें जोड़ने और घटाने वाले स्टेप्स हल करने होते हैं। इनके लिए नियम कुछ अलग होता है। घटाने और जोड़ने के लिए हमें पहले उनके हरों के लैसे करने पड़ते हैं। जब हरों के लैसे पूर्ण हो जाते हैं तो धनात्मक संख्याओं को एक तरफ रखेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को एक तरफ रखेंगे और अंत में उनका व्यवकलन अर्थात घटाव करने के पश्चात यदि धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है तो हम धनात्मक रख लेंगे। अगर हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है तो हम ऋणात्मक संख्याएं रखेंगे। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन, उचित गुणधर्मों के उपयोग से उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस पहले वाले टॉपिक का पहला प्रश्न है 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 और गुणा 1/6। पहले प्रश्न में यही है। बोर्डमोस नियम के अनुसार निर्धारण करेंगे। कोष्ठक इसमें है ही नहीं, कोष्ठक पर हमें विचार करना ही नहीं है। कोष्ठक के बाद में हमें विचार करना है कहाँ या कुछ ऐसा दे रखा हो, उसके लिए भी कंफर्मेशन है कि वहाँ कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है। इसके बाद में आगे हम विचार करेंगे, भाग है तो पहले भाग को हल कर देंगे, गुणा है तो गुणा को हल करेंगे। लेकिन चूंकि हमें दे रखा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमने 3 गुणधर्म पढ़े हैं। उन गुणधर्मों में एक क्रमनिमेयता थी, एक साहचर्यता था और एक वितरकता था। आपके पास में ऐसे पद जो लगभग एक साथ मिले हुए हैं या एक जैसे व्यंजकों के साथ गुणा हो रहे हैं, तो उन व्यंजकों को मैं एक दूसरे के पास में ला सकता हूँ। जैसा 2/3 इसके साथ 5/3 गुणा हो रहा है, 1/6 के साथ भी 3/5 गुणा हो रहा है। देख लें, 2/3 गुणा 3/5 माइनस 3/5 गुणा 1/6 प्लस 5/2। यहाँ गुणधर्म प्रयोग में हो रहा है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता वाले गुणधर्म को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। इस गुणधर्म में अंश का अंश के साथ गुणा कर लें पहले, क्योंकि भाग है ही नहीं तो हमें विभाजन की तो क्रिया करनी ही नहीं है, हमें गुणन वाली प्रक्रिया करनी है। अंश का अंश के साथ 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया और 5 दिए 15 माइनस 3 और 6 को 5 से गुणा किया 30 प्राप्त हो गया प्लस 5/2। अगले स्टेप में 15 का 30 का और 2 का हमें लैसे करना है। 15 का 2 का आप अपने रफ पेज पर 15, 30 और 2
में तो संभव नहीं है। 2 के बाद में 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार जाएगा और इधर दूसरे वाले 15 में भी 5 बार गया। क्योंकि यहाँ तीसरी संख्या 1 थी तो तीसरी संख्या को वैसे ही वैसे रख देंगे। 5 का भाग 1 बार और वो कन्फर्म हो गया। 2 गुणा 3 गुणा 5 और इन्हें गुणा करने पर 30 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 30 प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने लेसन में कर दिया 30। अब हमें लेसन के दौरान उन गुणधर्मों का प्रयोग करना है या वो तकनीकी उपयोग में लेनी है कि यहाँ हर में 15 दे रखा है, आप गुणनखंड में से 15 हटा दो, आपको केवल 2 बच रहे हैं तो 6 को 2 से गुणा कर देते हैं, 12 प्राप्त करते हैं। ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। दूसरे वाले पद में परिमेय संख्या में बटा में 30 दे रखा है, हर का मान 30 है, हर का मान 30 है तो ये पूरा ही 30 यहाँ से हट गया, कुछ बचा क्या? अगर कोई भी संख्या हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम एक बार ही गुणा करते हैं और एक बार गुणा करने पर वही संख्या वापस प्राप्त होती है। प्लस अब की बार हमें यहाँ से 2 हटाना है, 2 हट गया तो बचा 15, इसे हमें 15 से गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी और 15 5 75। ठीक है, धनात्मक को एक तरफ ले लूँ, ऋणात्मक को एक तरफ ले लूँ। 12 प्लस 75 माइनस 3 बटा 30। प्रश्न में यही है, क्योंकि प्रश्न हमने जब शुरुआत में ही प्रश्न लिखा तो एक ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाया। यहाँ प्रश्न में पहले से ऋणात्मक चिन्ह मौजूद था तो ये वाला भी माइनस का ही होगा। रीऑर्डरिंग कर देते हैं हम, ये पहले प्लस वाला लिख दें, बाद में माइनस वाला लिख देते हैं। 75 माइनस 12 माइनस 3 बटा 30। 75 एक तरफ मिल रहा है, 12 और 3 15, दोनों माइनस के हैं, बटा 30। 75 में से यदि हम 15 घटा रहे हैं 60 प्राप्त होता है और 60 में 30 का विभाजन 2 बार होता है। तो इस पहले प्रश्न को हल करने पर हमें अंत में 2 प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 में 2 बटा 5 इंटू 3 बटा 7, जो 3 बटा 7 ऋणात्मक है क्योंकि एक साथ 2 चिन्ह नहीं आ सकते। इन चिन्हों को डिवाइड करने के लिए, एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ कोष्टक लगाया है। वास्तव में कोष्टक का यहाँ कोई उपयोग नहीं हो रहा है। माइनस 1 बटा 6 इंटू 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 14 2 बटा 5 1 बटा 14 इंटू 2 बटा 5। ये आपके नंबर 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास में बोर्डमोस नियम के अकॉर्डिंग कोष्टक हल करने के लिए ऐसा कोई भी गुणधर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोष्टक को हल हम तब करते हैं जब कोष्टक के अंदर और बाहर अलग अलग तरीके के चिन्ह हो, और वो चिन्ह होने चाहिए या तो प्लस वाले या माइनस वाले। गुणा वाले चिन्ह से हमें कोई काम नहीं है। तो क्या पहले कोष्टक हल करना पड़ेगा? संभावना ही नहीं है, कोष्टक हल करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। 2 बटा 5 इसके साथ 3 बटा 7 था, माइनस 1 बटा 6 गुणा हो रहा है 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 14 और गुणा है 2 बटा 5। 2 बटे 5 गुणा है जो 2 बार प्राप्त हो रहा है, पहले वाले पद में भी और सबसे अंत में भी। तो क्रम विनिमेयता के प्रयोग से 2 बटा 5 गुणा माइनस 3 बटा 7 प्लस 1 बटा 14 गुणा 2 बटा 5 माइनस 1 बटा 6 इंटू 3 बटा 2 बटा 5 इसके साथ भी गुणा हो रहा है और 2 बटा 5 इसके साथ भी हो रहा है। क्या मैं यहाँ, ये तो हो गया क्रम विनिमेयता।
2/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/7 प्लस 1/14। 2/5 हम बाहर ले चुके हैं। इस तरीके की अगर स्थिति आती है तो अंदर वाले सभी पद बाहर वाले पद के साथ सेपरेटली यानी कि अलग अलग गुणा होते हैं। 2/5 -3/7 के साथ भी गुणा होगा और 2/5 1/14 के साथ भी गुणा होगा। कुछ चेंजेस थोड़े होंगे, वही करना पड़ेगा। -1/6 गुणा 3/2 गुणधर्म है कि पहले हमें कोष्टक हल करना पड़ेगा। यहाँ लिख दूं मैं साहचर्यता के प्रयोग से 2/5 एज इट इज रखा। पहले कोष्टक को हल करेंगे, दोनों का लेस है 3/7 में 7 का और 14 का, दोनों का लेस है 14 माइनस का 3 दूनी के 6 प्लस 1 माइनस 1/6 इंटू 3/2। स्टेप्स ध्यान रखने हैं, एक बार में केवल एक ही स्टेप फॉलो करना है। 2/5 इंटू पहले कोष्टक हल होगा। कोष्टक के अंदर वाली एक तरफ माइनस वाली संख्या है ऋणात्मक वाली और एक तरफ है धनात्मक वाली संख्या है। 6 ऋणात्मक है और 1 धनात्मक है। अलग अलग चिन्ह वाले होने के कारण ये आपस में घट जाएंगे तो -5/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन जैसे जैसे साहचर्यता के नियम का प्रयोग किया ये ज़्यादा छोटा हो गया। स्टेप्स का नंबर लेंगे, अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 10 से, एक प्लस और एक माइनस तो माइनस 5 और 14 70 आपको प्राप्त हो गए। 3 का 3 एकम 3 और 6 दूनी के 12। हमें 70 और 12 का लैसे करना है, लघुत्तम समापवर्तक। लैसे कर लेंगे, हर समान हो जाएगा और हर समान करने के पश्चात जोड़ना या घटाना है वो प्रक्रियाएं हम कर लेंगे। इसके लिए हम कर लेते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 70 का और 12 का आप अपनी कॉपी में या रफ पेज पर कर सकते हैं। जहाँ तक 2 का भाग जाएगा हमें देना पड़ेगा, चाहे वो एक पद में जाए या दोनों पद में चले जाए। 2 का भाग अब खत्म हो गया, 2 का भाग कहीं नहीं जाने वाला। 2 का नहीं तो 3 का देंगे, अगर जाएगा तो नहीं, जाएगा तो नहीं देंगे। 35 में नहीं जा रहा, नहीं दिया, ठीक है। अब आगे 5 का भाग जाएगा जो 35 में 7 बार और वहाँ पहले से एक मौजूद है। 7 का भाग 7 में 1 बार, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 से 105, 105 तो ये 210, 420। इन्हें गुणा करने पर 420 प्राप्त हो रहा है, यानी वैसे कितना प्राप्त हो गया हमें 420। अब इससे पहले वाले पद के साथ साथ 70 दे रखा है, आपको यहाँ से 70 गायब करने होंगे। 7 पंजे 35 और इनमें से 2 गायब और कर दो। 35 दूनी के 70 अगर हमने गायब कर दिए, यहाँ से हटा दिए तो 2 3 6, कितना बच रहा है आपके पास में? केवल 6 बच रहा है। 6 बच रहा है तो 10 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो 60 आएगा, जो माइनस का 60 हो गया। माइनस आगे बटा में 12 है, 12 यहाँ से हटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसे 35 से गुणा करना पड़ेगा। 35 से गुणा करके 35 तिया 105 और ये 105 हमें प्राप्त हो गए। दोनों पदों के चिन्ह समान थे, समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे तो 60 और 105 165 है, जो कि माइनस में है 420। बहुत बड़ी संख्या है अंश में भी और बहुत बड़ी संख्या हर में भी हमें प्राप्त हो रही है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में हमें अंश और हर को ऐसी संख्या के साथ समाहित करना है जहां ये सरल अनुपात में बदल जाए या सरल संख्या में बदल जाए।
मुझे कन्फर्म हो रहा है कि इकाइयाँ 5 और 0 होता है, तो ऐसी संख्याओं में 5 का भाग जाता है। 5 का भाग अगर दूँ तो यहाँ 31 बार चले जाएगा, 31 बार तो नहीं 33 बार जाएगा, 33 पंच 165, और 5 का भाग यहाँ 84 बार चला जाएगा। फिर से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आगे 3 का भाग दोनों में जाएगा, 3 3 6, 6 में 3 का भाग जाता है, 8 और 4 12, 12 में भी 3 का भाग जाता है। 3 की भाजकता के प्रयोग से -11 और 84 में 3 का भाग 28, 11 आपके पास में अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई है जो आगे काटने योग्य नहीं है। आपके पास अंतिम आंसर होगा -11/28।